Dear students, as we are discussing factors affecting or determining capital structure, and till now, till my last video, we have covered till the topic, till the 12th point, I think, right? Coming to the 13th point, which is trading on equity, and I told you this is the most important point क्योंकि इसमें से बेटा कभी कभी हमारा जो है 2 मार्क्स का थ्योरी में भी आ जाता है, थ्योरी क्वेश्चन. सो पहली बात है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है बेटा रेजिंग फंड्स फ्रॉम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज ड्यू टू विच द रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग. मीन्स जब हम पैसा ज्यादा से ज्यादा अपने फिक्स सोर्स ऑफ फंड, फिक्स सोर्स ऑफ लाइक डेट है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके ऊपर हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करते हैं, जब भी हम फिक्स सोर्स ऑफ जो हमारे फंड्स हैं उनसे पैसा रेज करते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न होती है ना इन द फॉर्म ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए ऐसा होता है बेटा. दिस हैज बीन गिवन एन एग्जाम्पल. सो अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने ही लिखा है इसमें, इट मीन्स रेजिंग फंड्स थ्रू फिक्स्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब फिक्स सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा रेज किया जाए ताकि सो दैट अर्निंग्स पर शेयर कैन बी इंक्रीज, ताकि क्या इंक्रीज हो सके, मेरी अर्निंग पर शेयर कैन बी इंक्रीज. तो अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना बाय रेजिंग द फंड्स फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या फिर फ्रॉम द फिक्स सोर्स ऑफ इनकम सिक्योरिटीज. लाइक हमारा जो डेट है यानी कि जो डिबेंचर्स हैं और जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हैं, ये क्या है, हमारे फिक्स सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिनके ऊपर मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना पड़ता है. अगर हम इनसे पैसा रेज करें, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम ईपीएस को इंक्रीज कर सकें. बेटा इसके अंदर एक एग्जाम्पल है बुक में, यू कैन चेक एग्जाम्पल. यहाँ पे 3 चीजें दे रखी थी. एक, अगर हम पैसा इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, मतलब इक्विटी से रेज करते हैं ऑल इक्विटी शेयर्स, डेट फाइनेंसिंग करते हैं, सारा पैसा डेट से रेज करते हैं, या फिर सारा पैसा इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर से रेज करते हैं. तीनों ऑप्शंस दिए हुए थे. तीनों केसेस मेरा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, ईबीआईटी दे रखा था 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, तीनों केसेस में. जिसमें हमने डेट रेज किया था उसमें हमें टैक्स पे, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर मैं डेट रेज कर रही हूँ, पहला ऑप्शन था कि जिसमें मैंने 5000 इक्विटी शेयर्स थे मेरे पास, जिसमें 10 रुपीज का एक था. दूसरा ऑप्शन था मेरे पास जो मेरे पास डेट था, जिसमें 5 लाख रुपीज का डेट था और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने उसको रेज किया है. जब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 लाख का डेट लेंगे तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बनता है 60,000, जो कि मुझे यहाँ पर माइनस करना चाहिए था, है ना, जो मैंने यहाँ पे माइनस किया. इसमें भी नहीं होगा माइनस, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सारा पैसा मैं रेज कर रही हूँ इक्विटी शेयर से, इसके अंदर सारा पैसा मैं रेज कर रही हूँ प्रेफरेंस शेयर से. अब हम ये चेक करके दिखाएंगे आपको कि जो जब हम पैसा डेट से रेज करते हैं, जब हम सारा पैसा डेट से रेज करते हैं, उस केस में जो आपका अर्निंग पर शेयर है ना, वो मैक्सिमम होगा तीनों ऑप्शंस में से. ठीक है, वो कैसे पता चलेगा आपको एक बार चेक करते हैं. इसमें देखो बेटा, इंटरेस्ट माइनस हुआ 60,000 का. इसमें इंटरेस्ट जो है आपका 60,000 का माइनस दिख रहा है आपको. उसके बाद 8,000, 7,40,000 एंड 8 लाख, 7,40,000 एंड 8 लाख, ये 3 बच गए आपके अर्निंग बिफोर टैक्स. दिस बिकम्स ईबीटी. ये मेरा ईबीटी बन गया, है ना. देखिए इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, इनमें से माइनस होना नहीं था, इनका इंटरेस्ट 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका 60,000 हो गया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचा 8 लाख, 7,40,000, 8 लाख. अब क्या माइनस होता है आपको सबको पता है, ईबीटी में से टैक्सेस माइनस होते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन एज 40% टैक्सेस माइनस कर दिए मैंने. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसके बाद जब ईबीटी में से टैक्सेस माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, जो कि कैसे निकला है आपका. देखो, दिस इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना, दिस इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स. ये देखो 4,80,000, 4,44,000, 4,80,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल गया. इसके बाद इसमें से क्या माइनस होता है, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है. प्रेफरेंस डिविडेंड की भी रेट दे रखी थी, इसके अंदर होना नहीं है, इसके अंदर होना नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू यहाँ पे पैसा रेज किया तो इसमें से 60,000 हमने माइनस कर दिए. अल्टीमेटली क्या अर्निंग्स बची, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बेसिकली 4,80,000, 4,44,000, 4,20,000. बेटा अगर आपको याद हो, ये जो टेबल हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वही टेबल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 में कराई थी आपकी, है ना. तो ये टेबल है. तो बेसिकली क्या होता है, जिस उस टेबल के अंदर जब हम कैपिटल बजटिंग का चैप्टर कर रहे थे तो उसके अंदर हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया था. बट इसके अंदर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर
चैप्टर कैपिटल बजटिंग का चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर वो है जिसके अंदर हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी अर्निंग यानी ईपीएस भी कैलकुलेट करनी पड़ती है हमें लास्ट में जाके। तो हम अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद कौन सी स्टेज पे आते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स मीन जब हमने टैक्सेस पे कर दिए कंपनी के, उसके बाद हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है। उसके बाद जो अर्निंग्स रह जाती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल रह जाती है। प्लस इन अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर जो हमारी ईपीएस ये हमारी अर्निंग्स रह जाती हैं, इसको जब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं उनसे डिवाइड करते हैं, देन आई कम आउट टू माई ईपीएस, तब हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाती है। तो बेटा जैसे हमने 3 ऑप्शन देखे, ये हमारा इक्विटी वाला ऑप्शन था जिसमें हमने सारा पैसा इक्विटी से रेस किया था, ये हमने डेट से रेस किया था, और ये वाला पैसा हमने प्रेफरेंस शेयर से रेस किया था। तीनों में से मैंने कंपेयर किया तो हमारी अर्निंग पर शेयर आती है। बेटा दिस आई विल टेल यू व्हाइल कैलकुलेटिंग आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो मैं ये आपको दोबारा बताऊंगी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो अर्निंग पर शेयर क्या है? 1.92, 2.22 एंड 2.1। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर किसमें हुई? जिसमें हमने डेट रेज किया था। तो इसीलिए कहा गया है कि हमेशा फिक्स सोर्स ऑफ इनकम से पैसा, फिक्स सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा रेज करो ताकि आपकी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम हो सके। और आपको अगर ध्यान हो, हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था उसके अंदर हमारा मेन एम यही था कि हमें अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना था अपने शेयर होल्डर्स की। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, की ईपीएस शुड बी मैक्सिमम एंड दैट कैन बी मैक्सिमाइज ओनली विद द हेल्प ऑफ फिक्स सोर्स ऑफ फाइनेंसिस। लाइक पहले नंबर पे आपने डेट से किया, तो डेट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जिससे हम पैसा रेज करते हैं, डेट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकेंडली उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स में 2.1 आई, और थर्डली 1.92 आई जिसमें हम सिर्फ इक्विटी से पैसा रेज कर रहे थे। तो इट वाज बेनिफिशियल फॉर मी टू रेज फंड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज फ्रॉम डेट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू दिस वॉज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बेटा? जब भी हम मार्केट में शेयर्स या डिबेंचर्स फ्लोट करने के लिए जाते हैं ना अपनी कंपनी के, तो देर आर नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज दैट आर कंपनी हैज टू कंसिडर। हमारी कंपनी को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं जो सेबी के द्वारा की गई है, लगाई गई है, बेसिकली सेबी के द्वारा फ्रेम की गई है। तो जहां पे भी लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी कम से कम हो, यू शुड रेज फंड्स फ्रॉम दोज, बिकॉज आपको अपना टाइम का पैरामीटर भी देखना पड़ेगा। इफ यू हैव वेरी लेस time but you have number of legal formalities, so how will you complete those legal formalities? तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली जब भी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज, आपके पास टाइम है, अगर आप फुलफिल कर सकते हैं उनको, तो आप उन डेट और इक्विटी से पैसा रेज करो, क्योंकि डेट और इक्विटी रेज करते टाइम मार्केट में आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है बेटा मार्केट में शेयर्स को फ्लोट करने का खर्चा। मार्केट में शेयर्स को जब हम फ्लोट करते हैं ना, उसका खर्चा जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसमें क्या होता है बेसिकली अंडरराइटिंग कमीशन, जो हमें अंडरराइटर्स को कमीशन देना है, ब्रोकर को ब्रोकरेज चार्जेस पे करने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग हो गया, पब्लिसिटी हो गया, अपने शेयर्स की पब्लिसिटी करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं उनको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। बट इफ योर कंपनी इज एबल टू बियर हाई फ्लोटेशन कॉस्ट व्हाइल इशूइंग डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स, देन यू कैन रेज फ्रॉम दोज। अदरवाइज आप जो है देखो क्या होता है, शेयर्स जब हम फ्लोट करते हैं ना बेटा मार्केट में, तो शेयर्स के टाइम पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, बट जब आप डेट से पैसा रेज करते हो तो उस टाइम पे आपका फ्लोटेशन कॉस्ट इतना नहीं होता है, ठीक है। तो जो शेयर्स के लिए क्या होता है बेसिकली, आपको पब्लिसिटी करनी पड़ती है अपनी, अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ता है। सपोज जो इशू जो है आपका अनसब्सक्राइब रह गया, जो लोगों ने नहीं खरीदे वो अंडरराइटर्स खरीदेंगे, बट अंडरराइटर को तो कमीशन नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए ब्रोकरेज चार्जेस पे करेंगे, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू ही आप शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। तो ब्रोकर को भी चार्जेस देने पड़ेंगे, जो ब्रोकर आपके शेयर्स मार्केट में फ्लोट कराने में आपकी हेल्प करेगा, आपको उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज नोन एज ऑल फ्लोटेशन कॉस्ट। सो इफ यू कैन बियर हाई फ्लोटेशन कॉस्ट, देन रेज मनी फ्रॉम इक्विटी, अदरवाइज रेज इट फ्रॉम डेट। नेक्स्ट इज लीवरेज। नेक्स्ट इज लीवरेज रेशियोज फॉर अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब लीवरेज रेशियोज क्या होती हैं? लीवरेज रेशियो मतलब बेटा आप ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। दिस इज माय डेट इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो होती है, जिसमें अगर आपको ध्यान हो, डेट इज टू इक्विटी कैलकुलेट करते थे, विच हुज आइडल रेशियो वॉज 2:1। डेट इक्विटी रेशियो आइडल कितनी होती है? 2:1 होती है। तो लीवरेज रेशियो बाकी फर्म्स की क्या चल रही है? इट मीन्स 2:1 का क्या मतलब है? आई शुड रेज ट्वाइस ऑफ माई टोटल सोर्स ऑफ फंड, यानी कि जितना पैसा मैं रेज कर रही हूँ मार्केट से, 2 times शुड बी द डेट एंड 1 time शुड बी द इक्विटी। If I am raising 3 lakh from the market, it should be like this: 2 lakh from debt and 1 lakh from equity. तो आइडल रेशियो मेरी ये मानी गई है, बट आई नीड टू सी द लीवरेज रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो, अदर फर्म्स ऑल्सो, अदर इंडस्ट्री में जो मेरी डेट इक्विटी रेशियो वो कितनी चल रही है। ऐसा ना हो कि मेरी डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है। अगर सपोज बाकी कंपनीज की डेट इक्विटी रेशियो 3:1 या 4:1 चल रही है और मेरी 10:1 चल रही है, सो दिस इज अ साइन ऑफ डेंजर, बिकॉज मुझे अपनी डेट को
पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, मैं मार्केट से बाहर होकर चल रही हूँ एक टाइप से, मतलब मेरा जो है डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, जिसको मुझे डेट को पे करके कम करना है, ठीक है। तो दिस शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड वाइल रेजिंग मनी फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, कि आपके इन्वेस्टर्स कैसे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं, एक तो एग्रेसिव होते हैं बहुत, एक कंजर्वेटिव होते हैं। अगर आपके इन्वेस्टर बहुत एग्रेसिव हैं तो वो ज्यादा पैसा आपका इक्विटी से खरीदेंगे, मतलब आप इक्विटी रेज करोगे तो ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बट अगर आपके जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो अगर कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो दे कैन नॉट टेक हाई रिस्क। जो कंजर्वेटिव नेचर के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हाई रिस्क नहीं ले सकते। तो व्हाट विल दे डू, दे विल रेज मनी, दे विल बाय मोर ऑफ योर डिबेंचर्स, ज्यादा आपके डिबेंचर्स खरीदेंगे वो, ना कि आपकी इक्विटी। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड लेंडर्स। कंसल्टेशन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड लेंडर्स मीन्स जब भी आप मार्केट से पैसा रेस करते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि आप डेट से पैसा रेस करेंगे ज्यादा इक्विटी से, सो यू कैन नॉट डिसाइड इट योर सेल्फ, यू नीड टू कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑल्सो एंड लेंडर्स ऑल्सो। लेंडर्स मतलब जिन लोगों से आप लोन लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन होते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर द मीडिएटर्स बेसिकली हु हेल्प अ कंपनी टू गो इन टू द मार्केट। अगर एक कंपनी मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करना चाहती है तो हु इज गोइंग टू हेल्प देम, एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर आप बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है, कोई भी बैंक एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्ट कर सकता है जो मार्केट में शेयर्स फ्लोट करने में कंपनी की हेल्प करेगा, तो उनसे कंसल्ट करना भी जरूरी है। ओके, सो दीज वर माई 18 पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द 19th एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, दिस इज एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है बेटा एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स आपके मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है। मीन्स अगर आपकी जो मैनेजमेंट है बहुत वही सेम एग्रेसिव है या बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। अगर देखो यहाँ लिखा है ना, इफ दे आर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स मैनेजमेंट ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती, तो क्या करेगी मैनेजमेंट, दे प्रेफर टू यूज द यूज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल इन कंपैरिजन टू डेट। अगर वो बहुत हाई रिस्क नहीं ले सकते तो वो क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट इक्विटी का रेज करेंगे। क्योंकि देखो अगर हम इससे पिछला पॉइंट जो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने करा था आपका एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स पढ़ा था, कि आपके इन्वेस्टर अगर बहुत रिस्क ले सकते हैं तो वो इक्विटी खरीदेगा, लेकिन कंपनी के पॉइंट से सोचो तो वो उल्टा होगा। अगर कंपनी जो है बहुत रिस्क नहीं ले सकती, कंपनी बहुत कंजर्वेटिव है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा इक्विटी से रेज करेंगे पैसा। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर से आज आपने पैसा ले लिया, उसके बाद आपको पता है कि आपको उनको एटलीस्ट पैसा तो वापस नहीं करना, तो जब भी आपकी कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तब आप उनको एज ए डिविडेंड दे दोगे, जब भी प्रॉफिट नहीं होंगे तो विल नॉट गिव देम डिविडेंड। बट अगर कंपनी जो है रिस्क ले सकती है तो कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स होंगे, इतना इंटरेस्ट पे कर पाएगी कंपनी, तो इसीलिए कंपनी क्या करेगी, उस टाइम पे डेट का बर्डन बियर कर पाएगी। सो इसीलिए क्या है, अगर कंपनी कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, सो दे विल यूज मोर इक्विटी, ठीक है, और ज्यादा इक्विटी यूज करेंगे, प्लस दे विल नॉट प्रेफर डेट। ऐसे ही अगर आपका इन्वेस्टर ज्यादा कंजर्वेटिव है तो वो क्या करेगा, वो डेट यूज करेगा और इक्विटी यूज नहीं करेगा। सो तो वाइस वर्सा है बेटा। तो इन्वेस्टर का जो एटीट्यूड होगा उससे डिफरेंट ऑब्वियसली मैनेजमेंट का होगा, उससे ऑपोजिट मैनेजमेंट का होगा। ओके, सो बेटा दीज वर द डिटर्मिनेंट, दिस वाज द लास्ट पॉइंट, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट की 19 पॉइंट्स हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस क्वेश्चन डेफिनेटली थ्योरी में आता ही आता है, तो आपको ये 19 पॉइंट्स है, ये समझकर अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ने हैं। सो इन माय नेक्स्ट क्लास आई नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट विद द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, जो कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा। यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, बट न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसके अंदर टोटल 4 थ्योरीज है बेटा। देखिए ये आपकी 4 थ्योरीज है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ये जो 4 थ्योरीज है ना, इनमें से कोई भी थ्योरी की फॉर्म में भी आ जाती है, लाइक एक्सप्लेन ट्रेडिशनल अप्रोच, या एक्सप्लेन नेट इनकम अप्रोच, या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, या MM अप्रोच, मोदी ग्लैन मिलर अप्रोच जो लास्ट लिखी हुई है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपको थ्योरी तो है ही, न्यूमेरिकल के फॉर्म में तो है इंपॉर्टेंट, प्लस थ्योरी के लिए भी आपको ये पढ़नी है। सो आई विल कवर दीज इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।